नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमेशा की तरह आज भी कृषि दर्शन कार्यक्रम में होंगे किसान और विज्ञान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसान और विज्ञान से। आज यानी 16 अप्रैल को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ सम्मेलन के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। खरीफ फसल पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित कृषि भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रुपाला, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर रखते हुए खरीफ की खेती के लिए तैयारियों के बारे में राज्यों से परामर्श एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना एवं आवश्यक कदम को उठाना है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम सब जानते हैं कि इस समय देश कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है। ये एक तौर से असाधारण परिस्थिति है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम निपट सकें, आगे बढ़ सकें और सभी की हौसला अफजाई कर सकें और उपलब्धियां दे सकें, यह हम सबका निश्चित रूप से दायित्व है। मुझे प्रसन्नता है कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई उस समय भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्राथमिकता पर कृषि का क्षेत्र, गांव और गरीब, यह उनकी प्रतिबद्धताओं में रहा और उसी का परिणाम है कि व्यवहारिक रूप से कहीं अमल बेशक न हो पाया हो, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में भी खेती का काम न रुके, यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की टीम ने और कृषि मंत्रालय की टीम ने किया और इसमें राज्य के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पिछले दिनों हम लोग माननीय मंत्रीगणों की कॉन्फ्रेंस में मिले थे। उस समय भी कुछ बातें आपसे मैंने भी कही थी और आप सबके भी सुझाव बड़े विस्तार से आए थे। मैं आपको यह बताते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि जो सुझाव आपके मानने योग्य थे उन सब की तैयारी कृषि मंत्रालय में हो गई है। अधिकांश निर्णय उनमें से हो गए हैं। एक आध जो भी बचा होगा वह निर्णय भी आजकल में निश्चित रूप से हो जाएगा। खरीफ की दृष्टि से आज हम विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं। आप सबके बीच में तैयारी की दृष्टि से और उपयोगी मार्गदर्शन की दृष्टि से प्रेजेंटेशन भी हुआ है। सेक्रेटरी फर्टिलाइजर ने भी अपनी बात रखी है। महापात्रा जी ने भी आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। इन सब के साथ निश्चित रूप से सरकार की यही मंशा है कि खरीफ की जो फसल है वह फसल जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम आने वाले कल में उपलब्धि कारक बना सकें, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। दोनों चीज़ें हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था
कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, किसानों ने, सब ने मिलकर देश में एक नई स्पिरिट पैदा की थी। किसी भी जगह जाओ तो किसान की आमदनी दोगुनी करना है, इसको लोगों ने मिशन मोड पर ले लिया था। और सामने जो खरीफ का दौर हम सबके सामने है, इस दौर में भी जो हमारी उपलब्धि होगी इस यात्रा में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कारक के रूप में गिनी जाएगी। और इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भारत सरकार की ओर से जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता है, जिन जिन वस्तुओं की उपलब्धता की जरूरत है, उसमें भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय आपको न विलम्ब करेगा, न कोई मुश्किलात पैदा करेगा और आपके साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इसलिए हम सब इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। और आने वाले कल में मैं यह भी अनुरोध आप सबको करना चाहता हूं कि जब 2022 आए और उस समय कोई हमसे पूछे कि भाई किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मिशन का क्या हुआ, तो उस समय हमारा उत्तर हाँ में ही होना चाहिए कि हम सब ने प्रयत्न किया और निश्चित रूप से यह उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री के आह्वान को पूरा करते हुए किसान की आमदनी दोगुनी करने का काम हम कर पाए। अगर उस यात्रा में कोरोना वायरस के संकट के इस कालखंड का उपयोग किया जाएगा कि भाई इसमें 2 महीने चले गए, इसमें ये काम रुक गया, इसमें ये काम रुक गया, तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के और किसी भी देश के जीवन में कई बार इस प्रकार के क्षण आते हैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, और प्रतिकूलता में अनुकूलता पैदा करना यही मनुष्य का पुरुषार्थ है, यही सरकार का पुरुषार्थ है, यही राष्ट्र का पुरुषार्थ है। तो इस पुरुषार्थ को हम सब लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि इस संकट के दौर में भी हमने ऐसा काम किया कि हमारी यात्रा पर न कोई प्रश्न खड़ा हुआ, न कहीं अभाव पैदा हुआ, और कृषि के क्षेत्र में उपलब्धि पर उपलब्धि हम लोग हासिल करते रहे। और सामान्य तौर पर जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो क्षेत्र कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, हर व्यक्ति का एक ही धर्म होता है कि उसमें वो फाइटर की तरह लड़े। आज अगर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने बहुत सारी कृषि के क्षेत्र में छूट दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गृह मंत्रालय को एक सर्कुलर जारी करना है, राज्यों को सर्कुलर को पढ़ना है। अगर फसल कटाई मुक्त है तो मेरे क्षेत्र में, मेरे राज्य में फसल कटाई अधिकाधिक हो। यह कटाई कैसे होगी? अब कोई ये नहीं कहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मत करो, फसल कटाई करो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए और कटाई भी होना चाहिए। सामाजिक दूरी का पालन भी होना चाहिए और उपार्जन भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिशन मोड पर आज हम लोगों को करने की आवश्यकता है। इस खरीफ सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परसोत्तम रुपाला ने कहा कि सरकार विभिन्न तरह के जो योजनाएं हैं उस पर अमल कर रही है और राज्यों को भी इस पर अमल करना चाहिए। इस अवसर पर परसोत्तम रुपाला ने कहा कि खरीफ फसल को विभिन्न राज्यों को लागू करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ एक बिंदु आप सबके संज्ञान में लाना है, वो ये है कि ये हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नए सुधारों के साथ इस बार लागू करने का प्रयास किया है। और हम सब जानते हैं इसी तरह ये खरीफ में ये पहला इस जो सुधारी हुई स्कीम है उनका पहला प्रयोग होने जा रहा है, और उसी के साथ ये लॉकडाउन भी चल रहा है। तो लोगों के मन में और सवाल और बातें सारी चल रही है। इसी के चलते हुए हम सब राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांवों तक पहुंचकर किसानों को ये नई
पॉलिसी के बारे में, नई हमारी योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है उनकी जानकारी गांव तक पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इनसे बेनिफिट उनका फायदा उठावे, उस प्रकार में हमें इस काम को अग्रता से लेना है। मल्होत्रा जी ने कई सीड्स के बारे में बताया है, वो टॉलरेंस हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, वो कई चीज़ों का उसमें जिक्र किया है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मगर उन्होंने एक बीटी वैरायटी सीड्स का उल्लेख किया है और अभी तक हम ऐसा जानते हैं कि ये वैरायटी सीड्स जो है बीटी का, इनकी अभी किसानों में कम प्रसार है, उसी में हमें ज़्यादा बल देना चाहिए, क्योंकि बीटी के किसानों में ये हर साल ये समस्या रहती थी कि हमें हर साल नए भाव से नया बीज लेना पड़ेगा और हमारे पास बीज नहीं होगा। तो ये हमारे मन में मानसिकता है किसानों के मन में, बीटी मतलब हाइब्रिड, ये बीटी वैरायटी सीड्स आ गया है, तो इसी का राज्य सरकारों को थोड़ा ज़्यादा प्रचार की दृष्टि से इन सीड्स का प्रसार करना चाहिए। कुछ डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं, खास करके एडिबल ऑयल का जो हमारा एक इश्यू है, उसको हम मिटवित करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का इस खरीफ सम्मेलन के माध्यम से हमारे अधिकारी और स्टेट के ऑफिसर्स मिलकर किसानों तक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नीचे ले जाएंगे, तो मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि हमें 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने का काम पूरा करना है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार 2022 तक के किसानों की आय डबल करने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए लॉकडाउन की स्थिति में भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो ये आज जो सम्मेलन हो रहा है वो ऐसे समय के अंदर हो रहा है जहां पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आने वाले समय में किसानों के लिए हम क्या करें, जिसका हम सब चिंतन कर रहे हैं। और इसके बारे में अभी पहले हमारे को प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें जानकारी भी दी गई कि हमारे उत्पादन में भी निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है और आने वाले समय में भी हम ऐसे प्रयास करें कि जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े और किसानों को भी लाभ हो। फर्टिलाइजर के बारे में भी हमें बताया गया कि निश्चित रूप से कोई कमी नहीं है और हमारे ICAR के द्वारा जिस तरह से नए बीज का आविष्कार क्या कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट, जिस तरह से काम कर रहे हैं और नई वैरायटी को लाकर हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे करें, इसके बारे में भी DG साहब ने प्रेजेंटेशन दिया। मैं इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में इस कोरोना के समय के अंदर जिस तरह से कृषि मंत्रालय के द्वारा जो यहाँ से हमारे मंत्री महोदय माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया गया और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के ऊपर जिस तरह से किसानों के लिए जो छूट दी गई, तो इससे साफ जाहिर होता है कि आज अगर देखें तो दूसरे जितने भी इकोनॉमिक्स के सोर्स है वो सारे ठप पड़े, लेकिन एकमात्र कृषि है जो चल रहा है। और पूरे देश के अंदर जिस तरह से जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो होते ही प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे लिए सबसे पहले किसान है और किसानों के लिए जो भी सुविधा हो संभव हो उसके लिए प्रयास किए गए और यहाँ से एडवाइजरी भी जारी की गई और जिसकी वजह से किसानों को फसल के इस कटाई के समय के अंदर इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगर कोई मशीनरी की आवश्यकता हुई तो हमने राज्यों से भी बात की, तुरंत एक दूसरे स्टेट से हमारी मशीनरी भी पहुंचाने का हमने काम किया और उसके बाद में आवश्यकता पड़ी तो जिस तरह से दूसरे सम्मान निधि के तौर पर अन्य जो भी हमने की सब एडवाइजरी की और उसके बाद में कल एक ऐतिहासिक फैसला भी हुआ जहाँ से हमारे मंत्री जी ने जिस तरह से एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया। तो कुल मिलाकर बात यह कि हमें सबको मिलकर आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि 2022 तक हमारे किसानों की इनकम डबल करना है, तो इसके लिए हम सभी को और विशेषकर राज्य सरकारों को इसमें सहयोग करने की आवश्यकता होगी और राज्य सरकार और हम सब मिलकर हमारे जो अन्नदाता है उनके लिए हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हम आगे जाकर अपने किसानों के लिए
अच्छी अच्छी योजना बना सके और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर सके। कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अब देखते हैं कृषि स्टार्टअप में सफल किसान की कहानी। उत्तराखंड की वादियों में गुनगुनाते इस किसान के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इसकी धरती ने फसलों की धानी चुनर ओढ़ ली है। खेत ही क्यों, जिसके पोखर में मचलती मछलियां हों, क्यारियों में रंग और खुशबू का समा बांधते फूल हों, चहलकदमी करती मुर्गियां हों, पॉली हाउस में हरी भरी सब्जियां हों, फिर तो किसान मुस्कुराएगा ही। समृद्धि की इस सुनहरी तस्वीर को सच कर दिखाया है केंद्र सरकार की पहल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एकीकृत कृषि मॉडल ने। एकीकृत कृषि यानी आधुनिक कृषि का एक ऐसा मॉडल जिसमें थोड़ी ही जमीन में खेती के साथ साथ इससे जुड़ी कई गतिविधियां एक साथ की जाती हैं। इसमें पानी बचाना और उसका कई तरह से बार बार इस्तेमाल कर अधिक उपज हासिल करना शामिल होता है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है एकीकृत बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक। टैंक की जो क्षमता होती है वो करीबन 50,000 घन लीटर की होती है। पानी जो भी उनके निकटस्थ सोर्सेस होते हैं वहाँ से उस पर इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही साथ उसमें लगभग जो है 1000 मछलियों के बीज भी डाले जाते हैं और इसके साथ ही साथ निर्माण किया जाता है मुर्गी बाड़े का। मुर्गी बाड़े में करीबन जो है 50 मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं जो समय बढ़ने पे जो है वो बढ़ते हैं और उसका भी अच्छा रेट हमारे किसानों को मिलता है। इसके साथ ही साथ किसानों को जो है वो पॉली हाउसेस दिए जाते हैं जो बेमौसमी सब्जियां लगाते हैं उससे उनको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। जो बहुउद्देशीय हमारा जल टैंक है उसके आसपास हमने जो है फलदार वृक्ष और पौधे भी लगाए हैं। जो फल निकलते हैं उसकी भी वो मार्केटिंग करके जो है वो अपनी आय का सृजन कर सकता है। एकीकृत कृषि के इस कामयाब मॉडल से जुड़ने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं अल्मोड़ा के प्रभाकर भाकुनी। विभाग द्वारा शुरू में मुझे एक टैंक बना के दिया गया और इसको पानी को लाने के लिए मेरे पास हेड नहीं था, उसको हेड के लिए 500 मीटर पाइप भी दिया गया ताकि हम उसको दूर पहाड़ियों से अपने पोखरे तक, अपना टैंक तक उस पानी को पहुंचा सकें। उस पानी को मैंने सिंचाई भी किया, उसमें मच्छी भी पाली और उसके साथ मुर्गी बाड़ा दिया गया। मुर्गियाँ भी देसी मुर्गियाँ हैं, कॉयलर मुर्गियाँ बोलते हैं उनको, और जो अंडा देती है। उसके साथ मेरा मांस के लिए भी हो जाता है और अंडे के लिए भी हो जाता है। और इसके साथ साथ उसमें उस टैंक में मैंने अजोला घास उगाई है। वो अजोला में काफ़ी प्रोटीन होती है और वो जो मेरा प्रोटीन एक तो पशुपालन मेरा गाय के रूप में खाती है, बकरी खाती है और सबसे ज़्यादा मेरे को मुर्गियाँ खाती है। मुर्गियों को मैं बाज़ार का लेके दाना देता नहीं हूँ।
पशुओं के चारा की पूर्ति करने के लिए मैंने अपने लाइट में लाइट टेप लगाया है। लाइट टेप का मतलब क्या है, बल्ब के नीचे एक बाल्टी लगा दी है और वो टकराता है टीन से, उसमें टकरा के पानी में नीचे गिर जाता कीड़ा। जो फार्म के आसपास जितने कीड़े हैं उनको दूर करने के लिए ब्याज दिया, ताकि मैं दवाइयों का, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग न करूँ, मेरी सब्जी में ना पड़े। उसका जो मेन है, जो अंडा देने वाला, वही आ जाए, उसी को मार देता हूँ। वो मेरे मुर्गियाँ खा लेती है, जिसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इससे अच्छे अंडे उत्पादन होते हैं। और उसकी जो बीट आती है वो मछलियाँ नीचे खाती है, जिससे मछली ग्रोथ बढ़ती है, क्योंकि गर्म होता है। इसके साथ साथ फल पौध तो है ही मेरा, और साथ में सब्जियां बहुत अच्छी होती है। पोखरे का जो पानी है उसमें मेरा ऑर्गेनिक फार्म होने के कारण मेरा दूध मेरे फार्म से निकल जाता है, अंडे यहीं से निकल जाते हैं, मछलियाँ यहीं से निकल जाती हैं। और फार्म में जो गेहूं और ये होता है, इसके साथ जो मैंने सघन फसलों का कर रखा है, उसमें मैं आसवन से गुलाब जल निकालता हूँ। गुलाब जल टूरिस्ट ले जाते हैं। कैमोमाइल चाय के लिए कैमोमाइल लेके जाते हैं। तो मेरा कुल मिला के देखा जाए तो 6 से 6.5 लाख रुपया सालाना आ जाता है। अब मुझे लगता है मेरा परिवार, मेरा आजीविका बहुत बेहतर चल रही है पहले से। एकीकृत खेती उदाहरण है खेती के स्थानीय ज्ञान को मिले वैज्ञानिक नजरिए का, मौजूद संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल का। ये किसान की मेहनत और कौशल की बेमिसाल कहानी है। कोविड-19 इस समय सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, चाहे वो कृषि ही क्यों ना हो। लेकिन सरकार भी किसानों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। कोविड-19 के कारण कई जगहों से अनाज और सब्जियों की ढुलाई में परेशानी देखी जा रही थी, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। सरकार ने राज्यों के बीच कृषि उत्पादों की ढुलाई की समस्या के समाधान के लिए कृषि परिवहन कॉल सेंटर शुरू किया है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थिति के दौरान खराब होने वाले उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर लॉन्च किया है। इस कॉल सेंटर के नंबर 1800 180 4200 और 14488 हैं। इन नंबरों पर दिन या रात किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन फोन से कॉल किया जा सकता है। ये नंबर 7 दिन 24 घंटे सेवा देने वाला है। कृषि, बागवानी, बीज और उर्वरकों के अलावा दूसरी खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में भेजने में परेशानी का सामना कर रहे ट्रक चालक और सहायक, व्यापारी, खुदरा व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, किसान, विनिर्माता या अन्य हितधारक इस कॉल सेंटर पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स राज्य सरकार के अधिकारियों को मसलों को सुलझाने में मदद करने के साथ साथ वाहनों और खेप के विवरण भी उपलब्ध कराएंगे। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हर तरह की समस्या के निपटान के रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे और उसे सत्यापित करेंगे। ये कॉल सेंटर लॉकडाउन की अवधि के दौरान फील्ड स्तर पर किसानों और खेतीबाड़ी की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किए गए तमाम उपायों में से एक है।
कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपसे आग्रह करते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। आप स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने में सहयोग करें। कृषि दर्शन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए आप अपना सुझाव दें। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खिलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। लीजिए इजाजत। नमस्कार।